वेलकम एवरीवन। आज हम बात करेंगे CSEET के एक न्यू चैप्टर बिजनेस कम्युनिकेशन में, दैट इज की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। आज इस वीडियो में हम नीति आयोग, SEBI, सारी चीजें जितनी भी की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है सबके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट लर्निंग। सबसे पहले आपको समझना है कि ये की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस होते क्या हैं, इनका फ्रेमवर्क कैसे होता है, ये वर्क किस लिए करते हैं, ये क्यों बनाए गए थे। तो हम इन्हीं सब चीजों को कलेक्टिवली पढ़ेंगे और CSEET हम लोग क्लियर करेंगे इन सिंगल अटेम्प्ट। तो सबसे पहले हम जो टॉपिक के बारे में बात करेंगे दैट इज हमारा नीति आयोग। नीति आयोग क्या है हमारा? नीति आयोग एज यू ऑल अंडरस्टैंड, नाम से लग रहा है कि किसी नीति रणनीति के लिए बनाया गया है। तो सेम तरीके से नीति आयोग को हम थिंक टैंक बोलते हैं इंडिया का। ये काम करता है अपने जितने भी सराउंडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उसके इर्द गिर्द, उसके बारे में उसको कैसे डेवलप कर सकते हैं, उसमें और क्या बेटर चीजें हम कर सकते हैं, ये उन सब के बारे में डिस्कस करता है। तो सबसे पहले जो यहाँ लिखा हुआ है वो है नीति आयोग सर्व्स एज द गवर्नमेंट्स पेरिनियर पॉलिसी। मतलब ये गवर्नमेंट की सबसे स्टार्टिंग पॉलिसी बनाई गई है ताकि वो सारी चीजों को गवर्न कर सके। इट इज अ थिंक टैंक फॉस्टरिंग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एंड ड्राइविंग इंडियाज डेवलपमेंट एजेंडा थ्रू स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड इनोवेशन। यहां पे हमारा कीवर्ड है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और इनोवेशन। मतलब ये सारी चीजों को प्लान करेगा, एक फ्लो चार्ट बनाएगा कि इसके अंडर ये चीज होगी, इसके अंडर ये चीज होगी, फिर इसके अंदर ये चीज होगी और इसके सब अंडर ये सारी चीजें होंगी। जस्ट लाइक आपके घर में सारी चीजें आपकी मम्मा प्लान करती हैं कि हमारे घर का रेस्टोरेशन ऐसे होगा, रेनोवेशन ऐसे होगा, किचन ऐसे बनेगा। उसी तरीके से हमारा नीति आयोग है जो सबको प्लान करता है कि कौन सी चीज कैसे बनेगी, कैसे वर्क करेगी और किस लिए बनेगी। तो इसका सबसे पहला जो विजन है वो है शेयर्ड विजन। मतलब ये अपने विजन सब में शेयर करता है। इसका ये मतलब नहीं ये अपने जितने भी प्लान है सबको बताता है, वो नहीं। मतलब ये इसलिए प्लान हुआ है कि इसके अंदर जितने भी सारी स्कीम्स आती हैं वो आराम से इसके साथ एक विजन शेयर करके चले, दैट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। इसमें लिखा है इवॉल्व नेशनल डेवलपमेंट यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट, प्रायोरिटाइज विद एक्टिव स्टेट इन्वॉल्वमेंट। मतलब इसमें आपका सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट दोनों का ही एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी होगी जो सेंट्रल लेवल एज पर स्टेट लेवल यानी कि यूनियन लेवल पे आपकी सारी स्कीम्स को देखेगी कैसे चलते हैं, कैसे बनते हैं। इसका सेकंड स्कोप है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, दैट इज फॉस्टर स्ट्रक्चर्ड सपोर्ट मैकेनिज्म रिकॉग्नाइजिंग स्ट्रॉन्ग स्टेट्स मेक स्ट्रॉन्ग नेशन। मतलब क्या हुआ इसका कि ये देखता है, फॉस्टर करता है। फॉस्टर मतलब किसी चीज को हेल्प करना, जस्ट लाइक कैटलिस्ट, किसी चीज का रिएक्शन टाइम इंक्रीज करना इज कैटलिस्ट। एंड फॉस्टर मतलब उसको सपोर्ट करना, उसको आप जो है कह सकते हो कि उसको एक बैकबोन देना कि ये चीजें ऐसे चलेंगी, ऐसे बनेंगी। फोस्टर स्ट्रक्चर्ड सपोर्ट मैकेनिज्म रिकॉग्नाइजेस स्ट्रॉन्ग स्टेट्स एंड मेक अ स्ट्रॉन्ग नेशन। कई बार क्या होता है कि एक नेशन के कई स्टेट्स अंडर डेवलप्ड होते हैं, कई डेवलप्ड होते हैं। तो ऐसे स्टेट्स को रिकॉग्नाइज करना जहां पे नई स्कीम उसको डेवलप करने के लिए जरूरी है, वहां पे नीति आयोग वर्क करती है। इट इज अ विलेज प्लानिंग लेवल। मतलब ये छोटे से, यानी कि अगर ये हमारा इंडिया है पूरा, तो ये सारे स्टेट्स में लेगा और उसके डीप रूट्स में जाएगा। जैसे एक प्लांट में अंदर रूट्स होते हैं, वैसी नीति आयोग क्या करेगा, एकदम लो लेवल पे, एकदम छोटे लेवल पे, जैसे जो हमारे लेबर लॉज हैं उन सब में हम लोग क्या चीजें बदल सकते हैं, या फिर हमारी जो फैक्ट्री सेट हो रही है उसमें किस हिसाब से लेबर्स को वेजेस मिलना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसी सारी चीजों में ये हेल्प करता है। द लास्ट वन इज स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क। मतलब इसका जो भी काम होता है ना वो एक स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग होता है। ऐसा नहीं होता है कि इसने आज सोचा कि हम दिल्ली का पोल्यूशन कम करेंगे, उसके लिए हम एक अपनी अलग स्कीम निकालते हैं और हम फंडिंग लेंगे, ऐसा कुछ नहीं। वो पहले प्लान करेगा कि हमारा काम क्या है। हमारा काम है दिल्ली का पोल्यूशन खत्म करना, तो सबसे पहले वो स्टेट से कांटेक्ट करेगा कि आप बताइए कि आपने कितना फंड इसको एलोकेट किया है।
फिर उसके बाद वो आएगा सेकेंड स्टेप पे कि आपने इसके लिए कौन कौन सी बॉडी सेटअप की है, जल निगम क्या काम कर रहा है, हमारे जो अदर डिपार्टमेंट्स हैं वो सब क्या काम कर रहे हैं। तो पूरा एक स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क बनाएगा, उसके बाद वो सबको उसकी पावर्स डिवाइड कर देगा। आई होप इतना आपको क्लियर समझ आया होगा। मैंने जितना यहाँ पे लिखा है पॉइंट्स में, सब की पॉइंट्स हैं आपके, इतना भी अगर आप याद कर लेते हो ना, दैट वुड बी सफिशिएंट फॉर पासिंग CSEET। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। अब इसके आते हैं नीति आयोग के कोर फंक्शन। कोर फंक्शन यानी नीति आयोग का मेन काम क्या है, वो किस लिए बना है। तो इसका सबसे पहला काम है पॉलिसी डिजाइन एंड इवैल्यूएशन। मतलब जो नई नई पॉलिसीज गवर्नमेंट लाती है फॉर बेनिफिशियरी ऑफ कॉमन पीपल, वो कैसे डिजाइन होनी चाहिए, प्लस उनमें कितना आपका कॉमन पीपल को हेल्प मिलेगी इन डिफरेंट फील्ड्स। तो यहां पे लिखा हुआ है डेवलप स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क, मॉनिटर प्रोग्रेस, इनकॉर्पोरेट फीडबैक। इनकॉर्पोरेट फीडबैक का मतलब ये अपने आप फीडबैक नहीं बनाती है, ये जो कॉमन पीपल से फीडबैक मिलता है उसको कंसिडर करती है कि ठीक है इस स्कीम में हमें ये चीजें ठीक करने की जरूरत है फॉर इनोवेटिव इंप्रूवमेंट्स। यानी वो ऐसी फीडबैक लेती है, ऐसी चीजें करती है, ऐसे स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क बनाती है जिससे कॉमन पीपल को हेल्प मिलती है कि नीति आयोग के थ्रू बनाई गई स्कीम से उसको हेल्प मिले। सेकेंड इज पार्टनरशिप फैसिलिटेशन, मतलब एनकरेज कोलैबोरेशन अमंग स्टेक होल्डर, थिंक टैंक, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस बोथ नेशनल एंड इंटरनेशनल। जैसा अभी कुछ महीने पहले का एग्जांपल ले तो इंडिया ने पाकिस्तान पे एक ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। तो उसमें हमने देखा था कि हमारी जो भी 3 सेनाएं हैं, दैट इज एयर, वाटर एंड ऑन फील्ड, उन तीनों ने एक कोलैबोरेटिव एक्सरसाइज चला के पाकिस्तान को एक ट्रेलर दिया था। सेम लाइक नीति आयोग यही काम करती है, वो सारी स्कीम्स के हेड्स को, उनके अंदर काम करने वाले एम्प्लॉयज को पहले एक स्ट्रक्चर देती है, फिर बताती है कि आपको ऐसे ऐसे पार्ट में काम करना है, इतने इतने पार्ट में आपका काम कंप्लीट होना चाहिए विद इन दिस टाइम टेन्योर। जब कई सारे लोग एक काम में लग जाते हैं जो ब्रिलियंट माइंड होते हैं, तो आपका काम अच्छा एज वेल एज जल्दी होता है। द थर्ड वन इज नॉलेज एंड इनोवेशन हब। ये सारे नीति आयोग के कोर फंक्शन है। जो हमारा थर्ड कोर फंक्शन है दैट इज नॉलेज एंड इनोवेशन हब, मतलब it creates a robust support system for knowledge, innovation, entrepreneurship through experiment communities। मतलब नीति आयोग नई नई कम्युनिटीज बनाती है ताकि वो इनोवेशन कर सके, एक्सपेरिमेंट कर सके, नई नई चीजों पे वर्क कर सके, नई पुरानी चीजें हमारे नए तरीके से कैसे सॉल्व हो सकती हैं। इसलिए ये एक नॉलेज और इनोवेशन हब बन जाता है। द फोर्थ वन इज इंटर सेक्टोरल कोऑर्डिनेशन, मतलब जितनी भी स्कीम्स हैं या फिर जितनी भी इंस्टीट्यूशंस है गवर्नमेंट की, वो एक दूसरे के साथ मिलके कैसे काम कर सके, इसका भी ध्यान नीति आयोग देती है। द फिफ्थ वन इज रिसर्च एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस, मतलब मेंटेन अ स्टेट ऑफ आर्ट रिसोर्स, सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डिसमिनेटिंग फाइंडिंग्स। मेंटेन अ स्टेट ऑफ आर्ट रिसोर्स का मतलब क्या हुआ कि वो नई नई चीजें जो फाइंडिंग होती है ना, उसको कैसे अच्छे से प्रिजर्व कर सकते हैं, उसको कैसे अच्छे से यूज कर सकते हैं, इन सब का ध्यान देती है। एज वेल एज गुड गवर्नेंस का एक सेंटर बनाती है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये नहीं कि शॉर्ट टाइम डेवलपमेंट हो, बट डेवलपमेंट जो भी हो वो सस्टेनेबल हो, यानी वो लंबे टाइम तक चले, इसका भी ध्यान नीति आयोग रखती है। द सिक्स्थ वन इज परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, मतलब जहां पर भी इसने अपनी पावर एलोकेट की है, फंक्शंस एलोकेट किए हैं, बायलॉज एलोकेट किए हैं, तो वो वहां ध्यान देती रहती है कि कैसा परफॉर्मेंस कर रही है वो इंस्टीट्यूशंस, अप टू द मार्क है कि नहीं है, क्या उसमें और इंप्रूवमेंट चाहिए, कितना फंड और चाहिए, इन सब का ध्यान भी नीति आयोग रखती है। द लास्ट वन इज कैपेसिटी बिल्डिंग टेक अपग्रेडेशन, मतलब ये सारे इंस्टीट्यूशंस को धीरे धीरे अपग्रेड करती है एज पर द वर्ल्ड लेवल। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कैपेसिटी बिल्डिंग, मतलब उनकी जो कैपेसिटी है काम करने की या फिर ज्यादा काम कम टाइम में करने की, उसमें नीति आयोग उनको सपोर्ट करती है कि वो कितनी जल्दी कौन सा काम कर सके, एज वेल एज उनके पास जो भी टेक है ना, उन सबको अपग्रेड करने के लिए। जैसे आपने देखा होगा अभी धीरे धीरे सारी गवर्नमेंट वेबसाइट्स हमारी जो है ऑनलाइन मोड पे आ रही हैं, पहले कुछ चलती नहीं है, जस्ट लाइक आवर एमसीए, पहले एमसीए V2 था, अब V3 है।
अब बहुत जल्दी V4 आएगा, तो वो धीरे धीरे अपग्रेड कर रही है कि कॉमन प्रोफेशनल एज वेल एज अदर जितने भी हमारे इंडियंस हैं उनको कोई भी दिक्कत ना आए रिगार्डिंग आवर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। द अदर नेक्स्ट वन इज नीति आयोग 7 पिलर ऑफ गवर्नेंस। ये क्या है? ये 7 पिलर है। जस्ट लाइक बुद्धिज्म में होता है कि पिलर्स जो होते हैं जिसपे पूरा बुद्धिज्म टिका होता है, वैसे नीति आयोग के ये 7 पिलर हैं। 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे ऊपर रहते हैं नीति आयोग और यहाँ पे सारे उसके पिलर्स रहते हैं नीति आयोग के। पहला है प्रो पीपल, मतलब पीपल के लिए काम करना चाहता है, कॉमन पीपल सेंट्रिक है। द सेकेंड वन इज प्रोएक्टिव, मतलब आप कोई भी अगर अपनी क्यूरी रेस करते हो, कोई भी आपको दिक्कत होती है तो ये रिस्पॉन्ड अब टाइम के अंदर ही आपको रिस्पॉन्ड करते हैं। द थर्ड वन इज पार्टिसिपेशन, मतलब ये अलग अलग स्टेक होल्डर्स को पार्टिसिपेंट्स बनाते हैं अपने, ताकि जो चीजें हैं वो अच्छे से डेवलप हो। द अदर वन इज एम्पावरिंग, मतलब ये अलग अलग कम्युनिटीज को पावर करती है, उनको इन्वॉल्व करती है, उनको नई नई चीजों में लाती है, उनको समझाती है, सिखाती है, ताकि एज अ कंट्री ग्रो हो सके, एज अ कम्युनिटी ग्रो हो सके। जब आप किसी चीज के छोटे छोटे ब्लॉक्स को बढ़ाते हो ना, तभी आप एक बड़ा अच्छा स्ट्रक्चर बना पाते हो। तो यहाँ पर जितने भी 7 पिलर्स है ना, आप इनको बाय हार्ट कर लेना, क्योंकि वो एमसीक्यूज में पूछता है डिस्क्राइब वन ऑफ द 7 पिलर्स, या फिर वो 3 ऑप्शन दे देगा जिसमें से बोलेगा कि इसमें से बताओ एक पिलर कौन सा है। तो जब आपको 7 बाय हार्ट रहेंगे तो आप उसमें से इजीली आप देख पाओगे कि कौन सा है जो हमारा 7 पिलर है। द सेकेंड वन इज इंक्लूजन, मतलब ये सबका साथ सबका विकास चाहता है, ये किसी को पीछे नहीं छोड़ता, ये उनको साथ में लेके काम करता है। एंड द सिक्स्थ वन इज इक्वालिटी, मतलब ये कोई कास्ट, सेक्स, जेंडर किसी बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है, ये सबके लिए सेम है। इट इज सेम फॉर मेन, वुमेन, एलजीबीटीक्यू, होमोसेक्सुअल, अदर पर्सनालिटीज, आल्सो ट्रांसजेंडर। कोई भी यहाँ पे नीति आयोग के साथ जुड़ सकता है एज पर देयर कैपेबिलिटीज, एज पर देयर स्टडीज, या फिर किसी और फील्ड में है तो किसी और फील्ड में नीति आयोग जब इनिशिएटिव लेती है तो वहां भी वो जुड़ के नीति आयोग को सपोर्ट कर सकते हैं। द लास्ट वन इज ट्रांसपेरेंसी, बहुत ही ज्यादा ये जरूरी है पर्सनल लाइफ एज वेल एज प्रोफेशनल लाइफ एज वेल एज गवर्नमेंट लाइफ। कहने का मतलब ये है कि जब ट्रांसपेरेंसी होती है ना चीजों में, तो चीजें बहुत क्लियर हो जाती हैं। जब तक आपको आपकी क्रश के साथ आपका रिलेशनशिप नहीं पता कैसे डिफाइन करोगे, तब तक आपका दिमाग पागल रहेगा। बट एक बार उसने आपको भाई बना लिया तो आपको क्लियर रहेगा कि अब कोई स्कोप नहीं है। वैसी नीति आयोग यहाँ पे करती है, वो सारी चीजें क्लियर रखती है, सारी चीजें अच्छे से रखती है, सारी चीजें सामने रखती हैं, एक्सक्लूडिंग द कॉन्फिडेंशियल फाइल्स। सारी चीजें नहीं बताई जा सकती, पास्ट नहीं बताया जाता किसी को भी। नीति आयोग ऑपरेशनल फ्रेमवर्क, मतलब ये कैसे काम करती है, ये करती है पॉलिसी डिजाइन करती है, प्रोग्राम फ्रेमवर्क करती है। मेरे ख्याल से वापस से आ गया, नहीं अच्छा ये नेक्स्ट वाला है, क्रिएटिंग स्ट्रेटेजिक ब्लूप्रिंट्स फॉर नेशनल डेवलपमेंट इनिशिएटिव एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग, ये पीछे समझाया मैंने। द सेकेंड इज फॉस्टर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ये भी समझाया है। मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, वो मॉनिटर करती है, इवैल्यूएट करती है। थिंक टैंक एंड नॉलेज हब, ये न्यू है इसमें। इट सर्व्स एज अ रिपोजिटरी ऑफ रिसर्च, इनोवेशन, बेस्ट प्रैक्टिसेस इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब जो डेवलपमेंट लंबे टाइम तक चले उसमें ये सहयोग देती है, और वो सर्व करती है एज अ रिपोजिटरी ऑफ रिसर्च, इनोवेशन और बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए, ताकि जितनी भी हमारी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है वो अच्छे से ग्रो हो पाए। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज एसडीजी, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। यहां पर मैं फुल फॉर्म लिख दे रहा हूं, एसडीजी। एस स्टैंड्स फॉर सस्टेनेबल, D is for development, G is for goals. That is, ये इसलिए बनाया गया था ना कि आपका जो की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है उसको मॉनिटर कर सके कि कितना ज्यादा वो अच्छे से ग्रो कर रहा है इन लॉन्ग टर्म, रादर देन कंपेयरिंग इट इन शॉर्ट टर्म।
The SDG vertical serves as a nodal agency for coordinating, monitoring India's sustainable development goals, working through cooperatives and competitive federalism to accelerate implementation at national and subnational levels. मतलब कि ये देखती है कि हमारी जितनी भी की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं वो कैसा परफॉर्म कर रही हैं एट अ नेशनल एंड एट एन इंडिविजुअल लेवल। अभी उसमें नीति आयोग में हमने देखा था ना, कम्युनिटी को भी ग्रो करती है, तो इसीलिए ये बनाया गया है ताकि ये मॉनिटर कर सके कि कितना ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है लॉन्ग टर्म में, और क्या जो गोल्स बनाए गए थे हमारे 5 इयर्स प्लान होते, 10 इयर्स प्लान होते, क्या उसमें मीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसके स्टेक होल्डर्स में आप स्टार्टिंग के 5 याद कर लो, वही मेन है। की स्टेक होल्डर हमारा गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट सेक्टर पार्टनरशिप। ये हमारा जो है प्राइवेट सेक्टर पार्टनरशिप, ये हमारा स्टार्टअप्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टार्टअप्स, फिर एकेडमिक एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन, मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन, the different verticals of NITI provide the requisite coordination support framework for NITI to carry out its mandate actions. The list of vertical is below. बाकी सारे ये हैं, इसमें से आप कोई भी देख के 5 इजी वाले जैसे MSME हो गया, NGO दर्पण हो गया, रूरल डेवलपमेंट हो गया, प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट प्लेसमेंट हो गया, ऐसे 5 कोई भी आप याद कर लो और बस दैट वुड बी सफिशिएंट। अब ये हमारा आता है नीति आयोग के फंक्शंस क्या क्या हैं। पहला फंक्शन है प्रोग्रेस मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग प्रोग्रेस अचीव्ड अंडर एसडीजी फ्रेमवर्क। मतलब ये मॉनिटर करता है कितनी प्रोग्रेस हुई है, कैसे प्रोग्रेस हुई है, उसको इंडिया को वॉलेंट्री लेवल पे कितना और आगे ले जाना है, और उसका हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम कैसा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है कि नहीं है, वो सब नेशनल लेवल पे प्रोग्रेस कर रही है कि नहीं कर रही है। द सेकेंड इज एसडीजी लोकलाइजेशन। मतलब एसडीजी देखती है कि स्टेट और यूटी यानी हमारी यूनियन टेरिटरीज, कमेंट में बताइएगा कितनी यूनियन टेरिटरीज है इंडिया में। स्टेट और यूनियन टेरिटरीज हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट में एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है, इसीलिए ये एसडीजी उसको लोकलाइज करती है कि हमारी पावर यहाँ पे लगनी चाहिए, यहाँ नहीं लगनी चाहिए, और उसको देखती है कि हमने जो पावर उसको इनहेरिट की है वो अच्छे से उसका यूज कर रही है कि क्या मिसयूज कर रही है। The third one is प्राइवेट सेक्टर एंगेजमेंट। जब किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में प्राइवेट सेक्टर आता है तो वो बहुत जल्दी डेवलप करता है, क्योंकि प्राइवेट प्लेयर्स को चाहिए होता है प्रॉफिट, तो इसीलिए वो लोग काफी चीजों का डेवलपमेंट करते हैं रादर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। आपने देखा होगा जितनी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस होती हैं वहां पे आपका काम बहुत स्लो होता है, 1 महीना 1.5 महीना, और बिना ब्राइब के नहीं होता। बट प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है ना कि उनको भी एक टारगेट होता है, उनको भी एक सर के ऊपर उनके बैठने वाला कोई होता है जो उनसे काम कराया करता है, इसीलिए प्राइवेट सेक्टर जब आता है ना हमारे इंस्टीट्यूशंस में तो बहुत जल्दी काम होता है। द लास्ट वन इज कॉस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। एसडीजी हमारा देखता है कि कितनी कॉस्ट आई है, कैसे फाइनेंस होगा, वो सारी चीजें, कहाँ पे फाइनेंसेस का एलोकेशन होगा, कितना पार्ट में किस किस को पेमेंट करना है, ये सब काम हमारा जो है एसडीजी करता है। अगर मैं इन सारे पॉइंट्स को सम अप करूं तो ये पूरा एसडीजी बन जाता है, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। वो हमारा देखता है कि हमारी जितनी भी की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने जितना भी 5 ईयर 10 ईयर या 15 इयर्स का जो भी प्लान बनाया है उस टेन्योर में वो कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं, वो डेवलपमेंट कैसे कर रहे हैं, क्या डेवलपमेंट एक अच्छे लेवल पे हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। नेक्स्ट वन इज प्रोजेक्ट साथी ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। लॉन्च हुआ था 2017 में। सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल एजुकेशन, आइडेंटिफाइड एंड बिल्ड 3 रोल मॉडल स्टेट्स फॉर स्कूल एजुकेशन, झारखंड, उड़ीसा एंड मध्य प्रदेश। हमारा प्रोजेक्ट साथी ही इसलिए बनाया गया था ताकि जितने भी हमारे अंडर प्रिविलेज्ड जो बच्चे हैं उनको अच्छे से एजुकेशन मिल पाए, अच्छे से वो पढ़ लिख पाए। ये सबसे पहले झारखंड, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में लॉन्च किया गया था। अभी तक इसमें जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका जो टोटल अगर हम करें तो वो 2.3 मिलियन अभी तक इसमें पढ़ चुके हैं। 1.5 मिलियन मंथली इंस्पेक्शन होता है अंडर प्रोजेक्ट साथी, और 30% लर्निंग इंप्रूवमेंट हुआ है पहले से, मतलब 30% लोग ज्यादा पढ़े हैं, ज्यादा लोग आए हैं, और कॉम्पिटेंसी गेन्स जो है हमारा 12% का है इन झारखंड। प्रोजेक्ट साथी के लिए बस इतनी इंफॉर्मेशन आपके लिए सफिशिएंट है, क्योंकि उसमें खाली ये पूछता है कि कितने बच्चे अभी तक आए हैं, इसमें कितना उसका मंथली इंस्पेक्शन है,
थर्ड पूछता है कितने परसेंट की लर्निंग इंप्रूवमेंट हुई है। तो वही तीनों पॉइंट्स यहाँ पे हैं। द नेक्स्ट वन इज फ्यू अदर अचीवमेंट ऑफ प्रोजेक्ट साथी। कॉम्प्रिहेंसिव रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्नाइजेशन प्रोग्राम्स इंक्लूडिंग एक्सटर्नल सर्टिफिकेट इनिशिएटेड। जितना भी वोकेशनल कोर्सेज में आपको नई नई चीजें सीखने को मिलती हैं, दैट इज ऑल अंडर प्रोजेक्ट साथी फॉर झारखंड, उड़ीसा एंड मध्य प्रदेश। सेकेंड इज असेसमेंट रिफॉर्म्स, कैसे कॉपीज चेक करनी है, कैसे उनको इवैल्यूएशन करना है, कैसे उनको मार्क्स देने हैं, ये सब भी इसके अंडर सिखाया जाता है। मल्टीपल राउंड्स ऑफ टीचर ट्रेनिंग अंडरटेकन, टीचर्स को भी ट्रेन किया जाता है कि उनको और इफेक्टिव तरीके से कैसे पढ़ाया जा सकता है, कैसे बच्चों को हैंडल किया जा सकता है, कैसे समझाया जा सकता है। In Madhya Pradesh, 30% of the students moved from lower level foundation literacy, numeracy, learning cohorts to the highest ranking level for grade 3 in 2 years. दक्षता उन्नयन लर्निंग एनहांसमेंट प्रोग्राम बोला, मध्य प्रदेश में 30% बच्चे जो दक्षता उन्नयन लर्निंग प्रोग्राम एनहांसमेंट प्रोग्राम से जो जुड़े थे, वो 3rd ग्रेड से 8th ग्रेड में कन्वर्ट कर दिए गए। कन्वर्ट करने का मतलब उनको ऐसे सिखाया गया है लास्ट 5-6 इयर्स में कि वो इतने अच्छे से पढ़े हैं कि वो 3 से 8th क्लास तक का सफर जो है 2 साल में उन्होंने कंप्लीट कर लिया है। इन उड़ीसा एवरेज इंप्रूवमेंट ऑफ 10 to 15% ऑब्जर्व इन लर्निंग आउटकम। उड़ीसा में 10 से 15% का जो लर्निंग आउटकम है, जो अच्छे से समझना है या फिर जो सीखना है, उसका डिफरेंस देखा गया है पहले प्रोजेक्ट साथी से पहले और प्रोजेक्ट साथी के बाद। ड्यू टू उज्जवल उत्तम लर्निंग एनहांसमेंट प्रोग्राम एंड विद द कंसेंट ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक, साथी adopted itself a DigiSath to provide underrated support via digital mediums। पता है सबको कि कोविड में हम लोग फिजिकल फॉर्म में नहीं जा सकते थे, तो वर्चुअल फॉर्म में भी इसको लॉन्च कर दिया गया ताकि जितने भी बच्चे हैं उनकी पढ़ाई, उनकी लर्निंग कभी रुके ना। अंडर द डिजी साथी इनिशिएटिव, एमपीज हमारा घर हमारा विद्यालय एंड डिजी ईएलईपी ये सब बता रहे हैं कि कोविड के बाद ये चीजें वर्चुअल मोड पे कर दी गई हैं ताकि उनको पढ़ने में कभी भी कोई विघ्न आ सके, कोई भी उनको रुकावट ना आ सके। आप इसको एक बार चाहे तो रीड कर लीजिए, मैं हटा जा रहा हूं। आई होप आप सबने अभी पढ़ लिया होगा, चाहे स्क्रीनशॉट लेके इसको रख लीजिए। द नेक्स्ट वन इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, MCA। ये है हमारा माइंड पार्ट फॉर CS एज वेल एज CMA आई वुड से। और CS या फिर जितना भी कॉर्पोरेट सेक्टर का काम है सब हमारा MCA ही देखता है। ये इसीलिए बनाया गया था ताकि CS अंडर कंट्रोल रह सके। जस्ट किडिंग यार, ये इसलिए नहीं बनाया गया था, बट ये बनाया गया था ताकि हमारी कंपनीज एक्ट, LLP एक्ट और हमारी कौन सा थर्ड, हाँ कंपटीशन एक्ट, इन सबको एक मतलब एक रिस्पॉन्सिबल इंस्टीट्यूशन मिल सके ताकि हम लोग अपनी कंप्लेन रेज कर सके, कोई भी ग्रीवेंसेस हो तो उसको सॉल्व करवा सके। ये इसीलिए बनाया गया था। इसके अंडर आता है सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो कि आप ECIPL सेल्स एग्जीक्यूटिव में पढ़ोगे, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो कि मैनेज करता है MCA। इन तीनों की ये सब बॉडीज हैं। ये MCA ने इसीलिए बनाया ताकि उसका काम और इजी हो सके, अलग अलग लेवल्स में जाके डिस्ट्रीब्यूट हो सके। तो हम पढ़ लेते हैं एक बार। द मिनिस्ट्री एंड एडमिनिस्टर्स द कंपनीज एक्ट 2013, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, कंपटीशन एक्ट 2002, रेगुलेटिंग इंडियाज कॉर्पोरेट सेक्टर एंड प्रोटेक्टिंग मार्केट कंपटीशन, ताकि एक फेयर मार्केट हो सके कंपटीशन में, कभी भी मोनोपोली ओलिगोपोली ये दोनों चीजें ना आ सके एक्सेट्रा, मतलब कोई भी तरीके का कोई नुकसान ना हो मार्केट में और मार्केट अच्छे से फ्लरिश करे। इसका जो पहला सब पार्ट है वो है सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस। मतलब जब आप कंपनी लॉ पढ़ोगे एग्जीक्यूटिव लेवल पे तो उसमें एक टर्म आता है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, और एक टर्म आता है कि आप कितने % अपना शेयर जो होल्ड कर सकते हो प्राइवेट लिस्टेड कंपनी में। उन सबको देखता है ये कि कोई वहां पे फ्रॉड तो नहीं कर रहा है या फिर इनसाइडर ट्रेडिंग तो नहीं करवा रहा है कोई। KMP हमारा KMP होते की मैनेजरियल पर्सन, उसमें से एक हमारा आता है CS। तो इन्हीं सब चीजों को मॉनिटर करने के लिए नाम ही से आप समझोगे कि है सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस।
मतलब कोई भी ऐसा फ्रॉड जो कि सीरियस लेवल का, यानी कि जिससे एक कंपनी को, एक एलएलपी को थ्रेट हो सकता है या फिर मार्केट को इन होल थ्रेट हो सकता है, उस पे ये लोग अपना इंस्पेक्शन कंडक्ट कर सकते हैं। द सेकेंड वन इज कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। ये इसीलिए बनाया गया था ताकि एक फेयर कंपटीशन हो सके, जो एडवर्स इफेक्ट है कंपटीशन का वो मार्केट से बच सके, प्रमोट करता है, सस्टेन करता है, कंपटीशन हो सके अच्छे से मार्केट में, इंटरेस्ट, कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है और फ्रीडम ऑफ ट्रेड देता है सबको। बस आपको इतना ही, जितना मैंने दिया है आप इतना ही पढ़ लोगे ना, आपके लिए सफिशिएंट होगा सीएसडब्ल्यूटी क्लियर करने के लिए। द थर्ड वन इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। IICA has been established by Indian Ministry of Corporate Affairs for capacity building and training in various subjects, matters relevant to corporate regulations। ये भी इसीलिए बस बनाया गया है ताकि उसकी जितनी भी पावर्स हैं वो किसी पे एक पे बर्डन ना पड़े। अगर किसी को भी ग्रीवेंसेज है कॉर्पोरेट अफेयर्स में, या कोई दिक्कत है या कोई भी प्रॉब्लम है, तो वो इस बॉडी के पास भी जा सकते हैं अपनी सारी चीजें सॉल्व करने को। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड द वन इज सेबी। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, एस्टैब्लिश्ड ऑन अप्रैल 12, 1992। हाँ, कमेंट सेक्शन में बताना मेरे को कि इंडिया में कितनी लिस्टेड एंटिटीज, सॉरी कितने स्टॉक एक्सचेंज हैं जहाँ पे कंपनीज लिस्ट हो सकती हैं। वैसे तो मैं अगर बताऊं तो दो ही है, एनएसई और सीडीएसई, सॉरी बीएसई। It is a statutory regulation body protecting investor interest and promoting transparent capital market, headquartered in Mumbai with regional office across India। सेबी क्या है हमारा? सेबी है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि बनाया गया था ताकि जितना भी हमारी सिक्योरिटीज जो भी लिस्ट होती हैं इन मार्केट वो अच्छे से ट्रांसफर हो सके, बाय सेल हो सके, रेगुलेट कर सके अलग अलग कंपनीज को। इसका मेन पर्पस यही है कि ये रेगुलेट करता है, देखता है कोई फ्रॉड ना हो, कोई मिसहैपनिंग ना हो, जैसे हर्षद मेहता जैसा केस दोबारा ना हो। ये इन्हीं सब चीजों के लिए बनाया गया था। इसका सबसे पहला फंक्शन है प्रोटेक्टिव फंक्शन, सेकेंड इज रेगुलेटरी, द थर्ड वन इज डेवलपमेंटल। तो पहला फंक्शन हम देखते हैं, दैट इज प्रोहिबिट्स इनसाइडर ट्रेडिंग। मतलब कोई भी कंपनी का जो अंदर का बंदा है वो बाहर किसी को इन्फॉर्मेशन ना दे कि हमारे जो शेयर्स हैं वो इतने पे लिस्ट होने वाले हैं तो तुम अभी बिड करो, हम इतने शेयर सेल करने वाले हैं तो तुम भी सेल कर दो। इन सब चीजों से बचाएगा कौन? सेबी। और बचाएगा कैसे? जब इनसाइडर ट्रेडिंग होगी तो वो फिर उसके ऊपर एक जांच बैठाएंगे और देखेंगे कि ये सही में इनसाइडर ट्रेडिंग है कि नहीं है। इसके बारे में डिटेल स्टडी और करनी है तो ECIPL में आप करो, दैट इज हाँ ECIPL में करोगे एट CS एग्जीक्यूटिव लेवल। द सेकंड वन इज चेक्स प्राइस रिजिंग। मतलब कोई ऐसा आर्टिफिशियल तरीके से उसके प्राइस को तो नहीं हम घटा बढ़ा रहे हैं, जैसे हर्षद मेहता करता था, कभी शेयर्स के स्टॉक्स के रेट बढ़ा देता था, कभी घटा देता था। तो ये सभी उस चीज को देखता है। प्रमोट्स फेयर प्रैक्टिसेस, प्रोवाइड्स फाइनेंशियल एजुकेशन। मतलब वो अलग अलग हमारा सेबी जो है अलग अलग कोर्सेज चलाता है ताकि हमारे जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो सीख सकें, अच्छे से ट्रेड कर सकें। The second function is regulatory function, that is establish rules and guidelines। guidelines और rules establish करता है। regulates takeover process। मतलब जब कंपनी टेक ओवर होती है तो उसके एक सर्टेन प्रोसेस होते हैं, सर्टेन लॉज होते हैं जिनको एक सीएस को देखना होता है। ये सब किसके थ्रू बनाए गए? ये सब बनाए गए हैं सेबी के थ्रू। कंडक्ट्स एक्सचेंज ऑडिट्स। मतलब जितने भी एक्सचेंज हैं उसके ऑडिट कंडक्ट करता है, अच्छे से वर्किंग हो रही है, अच्छे से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओवरसीज ब्रोकर एंड इंटरमीडिएटरीज को भी रेगुलेट करता है कि वो लोग बाहर जितने भी हमारे इंटरमीडिएटरीज हैं या फिर ब्रोकर्स हैं वो अच्छे से काम कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, कोई रिपोर्ट आ रही है तो उसके ऊपर सर्च बैठा रहे हैं। तो ये सारा काम जो है हमारा सेबी करता है। द लास्ट वन इज डेवलपमेंटल फंक्शन, दैट इज ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडिएटरीज, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम, रिड्यूसिंग इशुएंस कॉस्ट और मार्केट एजुकेशन प्रोग्राम चलाता है ताकि सारे इन्वेस्टर्स, इंटरमीडिएटरीज, सारे जितने भी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स होते हैं ये सारे हमारे अच्छे से मार्केट में फ्लरिश करें। Let's move on to the power of SEBI, that is quasi judicial, quasi legislative, quasi executive
क्वासी का मतलब होता है जस्ट लाइक। ये एक्चुअली में नहीं होता बट होता है। जस्ट लाइक योर इमेजिनेशन, कि आप सोचते हो आपकी क्रश से आपकी शादी हो जाएगी, वैसे ये भी होती हैं। ये एक्चुअल पावर्स नहीं होती हैं, ये लॉ के थ्रू दी हुई पावर नहीं है, लेकिन सिमिलर है, जस्ट लाइक पावर्स हैं ये सब। सबसे पहली जो इसकी पावर है दैट इज काशी जुडिशियल। विद दिस अथॉरिटी सेबी कैन कंडक्ट हियरिंग एंड पास रूलिंग जजमेंट इन केसेस ऑफ अनएथिकल एंड फ्रॉडुलेंट ट्रेड प्रैक्टिसेस। मतलब ये केस चला सकता है, अपने जितने भी केस के डिसीजंस हैं, जजमेंट्स हैं, वो सारे पास कर सकता है। ये इंश्योर करता है ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, फेयरनेस बनी रहे, और किसी की अकाउंटेबिलिटी हो जब भी कोई गलत काम हो, यानी फ्रॉडुलेंट ट्रेड हो तो किसकी अकाउंटेबिलिटी होगी ये भी यही डिसाइड करता है। और रिलाय करता है और देखता है कि रिलायबिलिटी बनी रहे हमारी कैपिटल मार्केट में, ताकि इन्वेस्टर्स को एक जगह मिले फॉर इन्वेस्टिंग। Second one is Kashi legislative, that is powers under the segment allows SEBI to draft rules regulations for protection of interest of investors। मतलब SEBI को ये पावर देता है कि वो बायलॉज बना सके, कुछ ऐसी चीजें बना सके ताकि जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, जितने भी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं, और जितने भी सिक्योरिटीज हमारी जो लिस्टेड है अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, वो सब अच्छे से हमारी मार्केट में आ सके और रेगुलेट हो और एक्सचेंज हो सके। वन सच रेगुलेशन इज सेबी एलओडीआर, लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। एलओडीआर कब लगता है? जब भी कंपनी आईपीओ लाती है ना, जो पहली बार लिस्ट होती है, फर्स्ट टाइम लिस्टिंग, फर्स्ट टाइम, एज वेल एज एफपीओ फर्दर लिस्टिंग होती है ना, तब लगता है। और ये आप CMSL सेल्स एक्जीक्यूटिव में पढ़ोगे एट एग्जीक्यूटिव लेवल, बहुत ही डिटेल्ड है उसमें। तो अभी यहाँ पे बस मैं आपको एक इंट्रोडक्शन देता हूँ कि जब भी कंपनी लिस्ट होती है उसको सर्टेन रूल्स एंड लॉज फॉलोज करने होते हैं। वो रूल्स और लॉज कहाँ लिखे हैं? वो इस उसमें लिखे हैं सेबी एलओडीआर ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट में रूल्स होते हैं, वो फॉलो करने होते हैं कंपनी को बिफोर गेटिंग लिस्टेड। It aims at consolidating and streaming the provisions of existing listing agreements। जो मैंने बताया था FPO, मतलब जो पहले से लिस्ट हैं वो दोबारा अगर पब्लिक ऑफरिंग लाना चाहते हैं फॉर देयर सिक्योरिटीज तो उनको भी कुछ रूल्स और लॉज फॉलो करने पड़ते हैं, कुछ सर्टेन कंडीशंस मीट करनी पड़ती हैं ताकि वो नेक्स्ट टाइम हमारा मार्केट में सिक्योरिटीज ला पाएं। लाइक इक्विटी शेयर्स के लिए ही मेनली होता है ये, मतलब होती है सारी सिक्योरिटीज के लिए, बट बताया है कि जो एफपीओ वाला जो सेगमेंट है वो मेनली फॉर इक्विटी शेयर्स होता है। दिस टाइप ऑफ रेगुलेशन फॉर्मुलेटेड बाय सेबी aims to keep any malpractice and fraudulent trading activities at bay। at bay का मतलब वो दूर रखना चाहता है कोई भी ऐसी फ्रॉडुलेंट, कोई भी घटिया तरीके जिससे कोई भी सिक्योरिटीज को अनएथिकली अननेचुरल तरीके से ऊपर नीचे किया जा सके। काशी एग्जीक्यूटिव, सेबी इज ऑथराइज्ड टू फाइल अ केस अगेंस्ट एनीवन हु वायलेट्स इट्स रूल्स एंड रेगुलेशन। इट इज एम्पावर्ड टू इंस्पेक्ट अकाउंट बुक्स एंड अदर डॉक्यूमेंट as well if it find traces of any suspicious activity। मतलब सेबी कोई भी सर्च कर सकता है, किसी को भी बुला सकता है अपने ऑफिस में फॉर इंस्पेक्शन, इंट्रोगेशन एक्सेट्रा, वो सारी चीजें कर सकता है जो कि एक नॉर्मल कोर्ट कर सकता है, और वो सारी चीजें सेबी को पावर दी गई है बाय आवर एक्ट, सेबी एक्ट। So the next one is Reserve Bank of India, established on April 1935, nationalized in 1949. RBI operates from Mumbai with 27 regional offices. It missions securing monetary stability while promoting growth through modern monetary policy framework। RBI क्या हमारा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जहां पर आपकी करेंसीज, आपका जितना गोल्ड स्टॉक्स है, ये सब का ध्यान, रेपो रेट का ध्यान हमारा आरबीआई रखता है कि कितना कैश का लिक्विडिटी होना चाहिए इन कंट्री, कितना रेपो रेट होना चाहिए, कितना रिवर्स रेपो रेट होना चाहिए, इस सब का ध्यान हमारा आरबीआई रखता है। द फर्स्ट पॉइंट इज मॉनेटरी अथॉरिटी। इसके पास सारी मॉनेटरी पॉलिसी होती है
कि कितना प्राइस होना चाहिए, किस चीज मतलब कितना कैश फ्लो होना चाहिए कंट्री में, ताकि प्राइस स्टेबल रहे, ना हमारे रुपए की वैल्यू बहुत ज़्यादा गिरे ना बहुत ज़्यादा बढ़ेगी बहुत अच्छी बात है, बट एट अ सर्टेन लेवल। कई बार क्या होता है, जब आपके रुपए की या किसी सामान की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है तो आप उसको नहीं ले सकते हो। तो ये वही मॉनिटर करता है कि हमारे रुपए की वैल्यू स्टेबल रहे, ना वो गिरे बहुत ज़्यादा एकदम से, ना बहुत ज़्यादा एकदम से बढ़ जाए। द सेकेंड इज फाइनेंशियल रेगुलेटर, ये रेगुलेट करता है सारी फाइनेंशियल चीज़ों का। जब ये अपने रेपो रेट कम करता है तो हमारी ईएमआई वगैरह कम हो जाती है, जब ये अपना रेपो रेट बढ़ाता है तो हमारी ईएमआई बढ़ जाती है, इसीलिए इसको फाइनेंशियल रेगुलेटर बोला गया है। ये सारी फाइनेंशियल चीज़ों को रेगुलेट करता है, बड़ी बड़ी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को। ये बताता है कि आपको कितने रेट पे क्या क्या चीज़ें लेनी चाहिए, कितना परसेंट कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। द थर्ड वन इज फॉरेन एक्सचेंज मैनेजर, ये सारे फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करता है, इसी के अंडर फेमा आता है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, टू फैसिलिटेट ट्रेड एंड मेंटेन फॉरेक्स मार्केट। मतलब ये सारे जितने भी इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज पॉइंट्स हैं सबको अंडर कंट्रोल रखता है, देखता है कितना कैश कन्वर्ट हो रहा है, क्या क्या चीज़ें वहाँ पे फंक्शन कर रही हैं, ये सब कौन मॉनिटर करता है, ये सब मॉनिटर करता है आरबीआई। करेंसी इशूअर, ये इशू करता है न्यू करेंसी को एज वेल एज ओल्ड एग्जिस्टिंग करेंसी को, ये अपडेट करता है। जब 2018 में आई थिंक सो नोटबंदी हुई थी, तब आरबीआई था जिसने नई नई नोट्स निकाली थी। इसी के पास पावर रहती है इन अ कंट्री कि आप कितना नई नोट्स को प्रिंट कर सकते हो और किस कौन कौन सी नई नोट्स को आप मार्केट में ला सकते हो। जैसे अभी 20 रुपए का कॉइन चल रहा है मार्केट में, दैट इज डन बाय आरबीआई। द सेकेंड लास्ट वन इज गवर्नमेंट बैंकर, गवर्नमेंट का भी बैंकर है, गवर्नमेंट्स को लोन देता है, उनको फाइनेंस करता है, सारी चीजें हमारा आरबीआई करता है। एंड द लास्ट वन इज पेमेंट सिस्टम, ये हमारा एक पेमेंट सिस्टम है, ये रेगुलेट करता है सेफ एंड एफिशिएंट पेमेंट मैकेनिज्म फॉर हुम, फॉर गवर्नमेंट। वो जब गवर्नमेंट कहीं से भी कोई चीज जैसे S400 हमारा बाहर से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो ये उनके लिए एक हेल्पिंग हैंड होगा, क्योंकि ये बताएगा उनको कि हाँ हमारे पास इतने सफिशिएंट फंड है कि हम आपको पे कर सकें। तो जब आरबीआई क्लियरेंस देगा तभी वहां पे जाके वो चीज क्लियर होगी, और जब ये गारंटी देगा आरबीआई की हाँ इंडियन गवर्नमेंट आपको पे कर सकती है, तभी वहां से चीजें इंपोर्ट होंगी। दैट्स ऑल फॉर द टुडे क्लास। आई होप आप सबको समझ आया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।